लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि 2012 में कानून बना था प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पाक्सो अधिनियम। यह कानून छोटे बच्चों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनके साथ अगर किसी भी तरीके की यौन हिंसा की जाती है तो उससे प्रोटेक्ट करता है। इस कानून का मकसद तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर तरीके के कानूनों का मिसयूज होने लगता है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि पाक्सो एक्ट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मेरे यह कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि पाक्सो एक्ट की घटनाएं नहीं होती हैं, जेन्युइन इंसिडेंट भी होते हैं, लेकिन दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। और इस कानून की जो सबसे अहम बात है कि इसमें जमानत बहुत मुश्किल से होती है। हर जिले में इस मुकदमे जो इस कानून के तहत आते हैं उनकी सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, और स्पेशल कोर्ट्स में इन मामलों की सुनवाई होती है। स्पेशल कोर्ट तभी जमानतें देती हैं जब प्राइमा फेसाई देखने में लगता है कि इस तरीके का कोई अपराध कारित नहीं किया गया। तो नॉर्मल रूप से जमानतें नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल से जमानतें सेशन कोर्ट के द्वारा होती हैं, और कभी कभी तो हाई कोर्ट में भी सालों जेल में रहना पड़ता है, तब जमानतें होती हैं। आज के इस एपिसोड में मैं पाक्सो एक्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जमानत आदेश के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, अभी 15 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट के द्वारा, मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा जमानत दी गई पास्को के मामले में, और ना सिर्फ जमानत दी गई बल्कि पीड़िता पे महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की गई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने अपना आदेश पारित करते हुए किस तरीके की टिप्पणियां दी हैं। साथियों, केस के फैक्ट कुछ इस तरीके के थे कि एक महिला के द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि यह मेरी नाबालिग पुत्री को, जिसकी उम्र 15 साल 4 महीने थी, अपनी मौसी के यहाँ मिलाने के लिए ले जाने की बात कह करके ले जाता है, और ले जाने के बाद जब वहाँ जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता है घर में, और फिर उसके साथ वहाँ पर वो दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है, रेप करता है। वो लड़की वापस आ जाती है, और वापस आने के कई दिनों के बाद एक दिन व्हाट्सएप में उसी आदमी के साथ वो लड़की, नाबालिग लड़की, बात कर रही होती है। तो उसकी बड़ी बहन बात करते हुए देख लेती है। जब बड़ी बहन बात करते हुए देख लेती है घटना के काफ़ी समय के बाद, तब वो नाबालिग पीड़िता घटना की पूरी बात अपनी बड़ी बहन को बताती है, और यह भी कहती है कि जब इसने मेरे साथ दुष्कर्म की घटना की तब इसने मुझे डराया धमकाया था कि किसी को बताना नहीं। यह जानकारी होने के बाद बड़ी बहन अपनी माँ को सारी बात बताती है। फिर माँ के द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। यह एफआईआर 363, 376 और 506 आईपीसी और 4/8 पाक्सो अधिनियम में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। यानी नाबालिग बेटी को ले जाना अपहरण करके और उसके साथ दुष्कर्म की घटना करना। सेशन कोर्ट मामला पहुंचता है स्पेशल कोर्ट में, वहां पे बेल खारिज हो जाती है। स्पेशल कोर्ट में बेल खारिज होने के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। मुंबई हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन नंबर 3372/2021 फैजान वाहिद वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो दोस्तों, देखते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद क्या कहा। साथियों, पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद मुंबई हाई कोर्ट इस बात को तो मानता है कि लड़की नाबालिग है, उसकी उम्र 15 साल और 4 महीने है, और नाबालिग लड़की ने अगर किसी व्यक्ति के साथ अपनी सहमति से यौन संबंध बनाए हैं तब भी उसकी सहमति मायने नहीं रखती। लेकिन 2 अहम टिप्पणियां इस मामले में की जाती हैं। मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि लड़की ने अपने बयान में, वो 161 का भी बयान था, 164 का भी बयान था, तो मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि लड़की ने अपने 161 और 164 के बयान में यह माना है कि वह स्वेच्छा से उसके साथ गई और स्वेच्छा से उसके साथ रही और उससे प्यार करती थी। तो यह तो स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि लड़की उससे प्यार करती थी। उसने संबंध बनाने के लिए अपनी सहमति दी हो या ना दी हो, यह सबूत का मामला है। यह तो एक अहम टिप्पणी की। और दूसरी अहम टिप्पणी ये की कि लड़की यह जानती थी कि जब वो उसके साथ जा रही है और वो जो कर रही है उसका परिणाम क्या होगा। वह अपने कृत्य के परिणामों से परिचित थी, और यह जानते हुए अगर उसके साथ वो जाती है और वहां रहती है
तो ऐसे मामले में ये नहीं कहा जा सकता है कि लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई, और इस तरीके की टिप्पणी करते हुए जमानत पे छोड़े जाने का आदेश पारित कर दिया जाता है। दूसरी यह बात भी कही जाती है कि लड़की जब व्हाट्सएप से बात करते हुए उसकी बहन ने उसको लड़की को पकड़ा काफ़ी दिनों बाद घटना के, तब ये एफआईआर दर्ज की गई। तो एक काफ़ी डिले से एफआईआर दर्ज की गई और डिले का कोई रीजनेबल रीजन नहीं था। तो दोस्तों, इससे एक बात तो निकल करके आती है कि जहां बॉर्डर लाइन का मामला है और वहां अगर यह साबित हो जाता है कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध हैं, तो हाईकोर्ट की यह रूलिंग तो जमानत में आपके ज़रूर काम आएगी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि सहमति मायने नहीं रखती, लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि लड़की की मर्जी थी जाने में, वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। और यह कहते हुए मुंबई हाईकोर्ट पॉक्सो के आरोपी को जमानत पे छोड़े जाने का आदेश पारित कर देती है। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और जानकारी अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, जिससे कि जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।